हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2 यानी ये जो टॉपिक है आज का, जिसको लोग प्रतिवेदन बोलते हैं, आपके हिंदी व्याकरण का पार्ट है। ये आपको सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है और 2 में भी पढ़ना है। जो स्टूडेंट एईसी में हिंदी व्याकरण को लिए होंगे, वहां आपको ये पेपर यानी दोनों सेमेस्टर में पढ़ना है, 1 में भी और 2 में भी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसका समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिवेदन क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, सबसे पहले प्रतिवेदन हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना, उस पर हम लोग गौर करते हैं। प्रतिवेदन सुनने से थोड़ा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन यदि इंग्लिश हम लोग को बता दें कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट, तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, रिपोर्ट। लेकिन जब इसके बारे में आप गहराई से पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा आपको इसका असलियत कि रिपोर्ट और जो प्रतिवेदन है, ये दोनों अलग दिशा में जाता है। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग सेंस में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो प्रतिवेदन में लोग को क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट में पढ़ना है कि परिभाषा। आखिर प्रतिवेदन की परिभाषा क्या होती है, प्रतिवेदन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि प्रतिवेदन के तत्व, कि प्रतिवेदन का जो कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक ना, इनके अंतर्गत जब प्रतिवेदन लिखा जाता है तो इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल होते हैं। अगला है कि प्रतिवेदन के प्रकार, यानी प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। फिर है कि प्रतिवेदन लिखने की विधि। आखिर जब आपको किसी भी चीज के बारे में प्रतिवेदन लिखने के लिए कहा जाएगा या दिया जाएगा, तो इसके कौन कौन से विषय है, उसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखने की कौन कौन सी प्रक्रिया है, उसको समझेंगे। फिर अगला आता है कि प्रतिवेदन लिखने की विशेषताएं, यानी यदि आप किसी भी घटना या फिर किसी भी रिपोर्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, ठीक ना, प्रतिवेदन लिखिएगा, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन दो शब्दों के मेल से बना है। प्रतिवेदन को यदि हम ब्रेक डाउन करें या शब्दों को इसको तोड़ें, तो कितने शब्दों के मेल से बनता है? दो शब्दों के। देखिए, लिखे हुए हैं प्रतिवेदन। पहला है प्रति, पहला क्या है? प्रति, और दूसरा है वेदन। आप सभी उपसर्ग के बारे में जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होता है, कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग उपसर्ग करते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्हीं उपसर्ग में से एक है प्रति, यानी प्रति भी एक क्या है? उपसर्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आप सभी पढ़े होंगे प्रतिदिन, प्रतिपल या प्रतिफल। तो ये प्रति जो शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो देखिए, ये प्रतिदिन में प्रति कहां लगा हुआ है? पहले लगा हुआ है। ये मूल शब्द क्या है? दिन। तो प्रतिदिन जैसे दिन के साथ अटैच होता है, तो इस शब्द का अर्थ ही अलग हो जाता है। दिन की बात करें तो पार्टिकुलर किसी एक दिन का बात करेगा, ठीक ना। लेकिन यदि हम प्रतिदिन ये प्रति को इसमें ऐड कर देते हैं, तो प्रति का प्रतिदिन का अर्थ होता है कि डेली, यानी हर एक दिन का बात, ठीक ना। तो प्रति जैसे लगा तो इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यानी बोल सकते हैं जो प्रति मेरा है वो क्या है? उपसर्ग है। तो ये प्रति जो उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग सेंस में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे प्रति की जब बात करें तो कहीं इसका अर्थ समान होता है, कहीं इसका अर्थ समांतर होता है, ठीक ना, कहीं इसका अर्थ सामने होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेंस में इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। कहीं कहीं इसका अर्थ विपरीत भी होता है, जैसे आपसे पढ़े होंगे प्रतिकूल, ठीक ना। तो प्रतिकूल क्या दिखाता है? विपरीत चीजों को दिखाता है, ठीक है। तो प्रति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामने से। कहां से होता है? सामने से। जैसे कि आप खड़े हैं, वो आपके सामने से कोई गुजर रहा है। कहीं आप शादी उदी में घूमने गए, ठीक ना, शादी में अटेंड करने गए, तो वहां आपने जो जो चीजों का अनुभव किया तो सामने से किया ना। तो प्रति का अर्थ क्या होता है? सामने से। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि प्रति का अर्थ क्या होता है? सामने से। तो प्रति मेरा क्या है? उपसर्ग है। अब अगला बात करते हैं वेदन। अगला क्या है? वेदन। देखिए, वेदन जो है आपका विद धातु से बना हुआ है, यानी वेदन जो है इसका निर्माण कहां से हुआ है? विद धातु से।
पूर्वित धातु का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। यदि हम प्रतिवेदन की मूल शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, अर्थ निर्धारित करें, तो हम पाते हैं कि सामने से जानना। यदि दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं एक वर्ड से तो क्या अर्थ निकलता है? सामने से जानना। अभी आपको इसी परिभाषा नहीं लिखनी है, पहले समझना है, ठीक ना। परिभाषा हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। तो सामने से जानना, आखिर प्रतिवेदन का जो अर्थ निकला सामने से जानना, कि आखिर क्या है इसका मतलब, आखिर किस चीज को हम सामने से जानेंगे, ठीक है, किस चीजों को हम सामने से जानेंगे। तो हमको क्या मिला? सामने से जानना। सामने से जानना, कहां से जानना? सामने से। जैसे कि आपके क्षेत्र में कोई एक ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ खत्म हुआ है, तो वहां आप सभी को बहुत बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा भगदड़ आप लोगों को देखने को मिला, कि बीच बीच में बहुत बड़े बड़े भगदड़ हो गई। तो जब भगदड़ हुआ तो उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। जब महाकुंभ में भगदड़ मचा तो वहां बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उसका गिनती भी पता नहीं है, क्योंकि उसका एक्यूरेट डाटा नहीं दिया गया था, ठीक ना। तो यहाँ जो वहां जो इतना लोगों की मृत्यु हो गई, तो सरकार को पता चल गया, गृह विभाग को पता चल गया, ठीक ना, कि महाकुंभ में भगदड़ मचने के कारण 5,000 आदमियों की मौत, मान लीजिए कि 5,000 आदमियों की मौत। जैसे ये आंकड़ा गृह विभाग में पहुंचता है, गृह विभाग के पास जैसे सूचना पहुंचता है, तो गृह विभाग क्या करती है कि संबंधित उस, जैसे कि महाकुंभ जैसे प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जैसे महाकुंभ पड़ता है, तो इस प्रयागराज के जो डीएम है उनको फोन करेंगे, हेलो डीएम साहब, सुने हैं कि आपके महाकुंभ में दुर्घटना हुई है जिसमें कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो जैसे गृह विभाग फोन किए कहां पे, जो उस क्षेत्र के डीएम थे उनको, तो डीएम क्या करेगा कि वो जाएगा वो क्षेत्र, महाकुंभ का वो एरिया, यानी वो घटना स्थल जहाँ पे क्या हुआ था कि दुर्घटना घटित हुआ था, जहाँ पे कि 5,000 या फिर जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी। डीएम साहब वहां पहुंचे, जाके वहां पे निरीक्षण किए, देखे कि क्या सच में यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, किन किन कारणों से हुई है, क्या इसके पीछे जिम्मेदार थे, कौन जिम्मेदार थे, कोई संस्था जिम्मेदार थी या आदमी जिम्मेदार था या फिर कौन जिम्मेदार थे इसके पीछे, ठीक है, या प्रशासन जिम्मेदार थे। तो डीएम साहब क्या किए, वहां सामने से जाके अवलोकन किए। किससे किए? सामने से। तो आपको अब कुछ कुछ अर्थ इसका पता चल गया होगा कि सामने से जानना, यानी डीएम साहब जब गए उस घटना का अवलोकन किए तो क्या किए, उसके बारे में सामने से जाने कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं प्रतिवेदन की एक छोटी सी परिभाषा, अभी लिखनी नहीं है, इसका परिभाषा पर और अभी विस्तार होते जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वैसी घटना या वैसी दुर्घटना या वैसा विषय जिसको हम लोग सामने से जाकर अवलोकन करते हैं और उसके बाद जो उसका रिपोर्ट किसी बड़े पदाधिकारी को सौंपते हैं, और जब वो पदाधिकारी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है किसी दूसरे पदाधिकारी के पास, तो वो पूरा जो कहलाता है प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। यानी एक, जैसे कि कोई क्षेत्र में, जैसे कि महाकुंभ के बारे में बताया आपको कि महाकुंभ में जो घटना घटित हुई, तो वहां के जो डीएम होंगे वो जाके निरीक्षण किए होंगे पहले कि क्या सच में इतना लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। फिर वो अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करके, यानी पूरा अपना प्रतिवेदन तैयार करके जो गृह विभाग होंगे उनको सौंपे होंगे। फिर गृह विभाग दिए होंगे कि याचना जारी किए होंगे कि 3 दिन, डीएम को बोले होंगे कि 3 दिन के अंदर, मतलब कुछ टाइमलाइन दिए जाते हैं कि आपको 48 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर, वो डिपेंड करता है कि आपका मामला किस प्रकार होता है, ठीक ना। जैसे सीरियस मामला रहा तो एकदम तुरंत उसका विवरण मांगा जाता है कि नहीं, 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के अंदर हमको इसका जानकारी चाहिए। यदि कोई उतना सीरियस मामला नहीं रहता तो 24 घंटे, 48 घंटे, ऐसे 72 घंटे, ऐसे उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो जब किसी भी घटना, किसी भी तथ्य, किसी भी विषय के बारे में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके, वहां पे जो तथ्य हैं उसका अवलोकन करके, उसके बाद जो वहां पे
प्रमाण होते हैं, उसके आधार पे हम लोग उसका निरीक्षण करके जब एक विवरण तैयार करते हैं और उस विवरण को जब वो अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी के पास सौंपते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया प्रतिवेदन कहलाती है। अब देखिए प्रतिवेदन रिपोर्ट जिससे आपको हम बात करें तो रिपोर्ट का भी अर्थ इंग्लिश में अलग अलग होता है। जैसे कि आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट जाके थाने में दर्ज करते हैं या फिर किसी अधिकारी के पास दर्ज करते हैं, या कोई संस्था होती है जो किसी दूसरे संस्था के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, या फिर कोई कमेटी होती है जो किसी दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, ठीक ना। तो इंग्लिश में रिपोर्ट का अर्थ अलग होता है और हिंदी में रिपोर्ट का जो मीनिंग प्रतिवेदन होता है उसका अर्थ कुछ अलग होता है। आप समझ गए होंगे कि प्रतिवेदन का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लेकिन यहां तक भी इस परिभाषा को हम पूरा नहीं मानेंगे, अभी इसमें और चीजें ऐड होगी, ठीक ना। तो प्रतिवेदन का अर्थ अब बताते हैं आपको इसमें और कि प्रतिवेदन का अर्थ किसी घटना, किसी विषय, किसी योजना के बारे में, किसी योजना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर उसका एक विस्तृत कंक्लूजन यानी निष्कर्ष या सुझाव बोल सकते हैं, सुझाव भी दे। जब बताइए वो डीएम साहब वहां जाके अवलोकन किए होंगे तो बोले होंगे ना कि सर लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन उतना प्रशासनिक जो व्यवस्था है शायद पुलिस वाले की इसमें गलती रही होगी, या फिर बोल सकते हैं वहां के जो नागरिक हैं या फिर जो पर्यटक गए थे तो उनकी इसमें गलती है। तो एक उस तरह से उसका सुझाव रहा है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग सुझाव के तौर पर एक सुझाव के साथ उसका अवलोकन करते हैं, उसका एक विस्तृत विवरण तैयार करते हैं और जब किसी दूसरे अधिकारी को सौंपते हैं तो वो कहलाता है प्रतिवेदन। आई होप आप सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि प्रतिवेदन का आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम परिभाषा बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा कि किसी भी घटना कौमा तथ्य तथ्य कौमा विषय विषय या योजना आदि के संबंध में छानबीन छानबीन पूछताछ जैसे जब डीएम साहब वहां पहुंचे होंगे तो छानबीन किए होंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, आदमी से जाके पूछताछ किए होंगे, ठीक ना। कि जब बताइए इस घटना घटित हो रही थी ये घटना, तो उस टाइम में क्या कोई आप लोग देखे हुए हैं, या किसी के पास क्या इसका वीडियो क्लिप है, या किसी के पास क्या इसका इमेज कोई है, ये क्या हुआ, छानबीन हो गया ना। जैसे कि आप लोग सीआईडी वगैरह देखते होंगे, तो सीआईडी में क्या होता है, जैसे कि जब कहीं पे कोई घटना घटित होता है तो उसका पार्टिकुलर इमेज या फिर उसका वीडियो क्लिप रखा जाता है, ठीक ना। और उसी वीडियो क्लिप उसी इमेज के थ्रू उस घटना का पूरा विश्लेषण किया जाता है कि इस घटना कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, किसने घटित किया, ठीक ना, कौन इस चीज में जिम्मेदार थे। तो ये सब क्या हुआ, छानबीन हुआ। ठीक है, छानबीन पूछताछ आदि के बाद तैयार किया गया क्रमवार विवरण जिसमें प्रतिवेदक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था या फिर जो भी समिति जो रिपोर्ट तैयार कर रही होती है, प्रतिवेदन तैयार कर रही होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिवेदक। प्रतिवेदक के ब्रैकेट में लिखना है व्यक्ति कॉमा समिति या कोई संस्था का सुझाव भी शामिल हो तो उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रतिवेदन किसको बोलेंगे, कि जब कोई घटना, कोई विषय या कोई योजना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूछताछ करके, छानबीन करके और एक सुझाव के द्वारा, एक सुझाव को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और जब वो रिपोर्ट को किसी बड़े अधिकारी को सौंपा जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवेदन कहलाती है। आई होप इसका परिभाषा आप सभी समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। आइए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें है कि प्रतिवेदन के तत्व। आखिर प्रतिवेदन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिवेदन
आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रतिवेदन के तत्व कि आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि प्रतिवेदन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो प्रतिवेदन के कुल 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6। यानी जब किसी भी क्षेत्र, किसी भी घटना या किसी भी योजना के बारे में प्रतिवेदन लिखा जाता है तो वहां पे आपको ये 6 चीजों का मेंशन अवश्य मिलता है। ठीक है। तो प्रतिवेदन के कुल 6 तत्व होते हैं। या तो एग्जाम में आपसे शॉर्ट में आ सकता है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। जब शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको आराम से लिखना है कि प्रतिवेदन 2 शब्दों के मिलने से बना है, एक प्रति दूसरा वेदन, जो आपको हम अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है। अगला पूछ सकता है कि प्रतिवेदन के कौन कौन से तत्व हैं, आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो प्रतिवेदन के अंतर्गत या प्रतिवेदन के कुल 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला है कि प्रसंग विषय। प्रसंग विषय, आखिर कुछ तो विषय होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि किसी एरिया में बाढ़ आ गया हो, जिसके कारण वहां के जनजीवन पर उसका बुरा असर पड़ा हो, घर द्वार सब डूब गए हो, आदमी वहां से पलायन कर गए हो, तो डीएम अक्सर या फिर जो उस क्षेत्र के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होते हैं वो जाके वहां के उसका जाके क्या करते हैं, एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक ना। तो एक विषय तो होना चाहिए। जैसे भी हम बताए कि एक बाढ़ विषय था, या फिर किसी भी एरिया में जैसे भगदड़ से मचा हुआ था आपका ये क्या कहते हैं महाकुंभ में, तो वहां उसका विषय क्या बन गया कि महाकुंभ के अंतर्गत मची भगदड़। तो किसी भी एरिया में जब प्रतिवेदन तैयार करने जाइए किसी भी क्षेत्र में, तो उसका एक विषय अवश्य होता है। तो पहला क्या हो गया कि प्रसंग विषय, कि प्रतिवेदन किस विषय से संबंधित है। आखिर आप जो प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उस किस विषय से संबंधित है। ठीक है। तो आई होप पहले समझ गए होंगे आप लोग, पहला समझ गए होंगे कि प्रतिवेदन के कौन से विषय हो सकते हैं। दूसरा आता है कि प्रतिवेदन के लिए नियुक्त व्यक्ति, समिति अथवा संस्था। देखिए, प्रतिवेदन जो तैयार किया जाता है इसमें 3 तरीके से, जब आप प्रतिवेदन के प्रकार को पढ़ेंगे ना तब ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए, जब किसी के खिलाफ, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, कोई ऐसा स्कूल है, ठीक है, और वहां पे कक्षाएं अनियंत्रित तरीके से चल रही है, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, ठीक ना, आने के बाद वो अपना मनमानी कर रहे हैं, टीचर भी मनमानी कर रहे हैं। आप क्या किए, उसका अवलोकन किए, देख लिए, और आप जाके अपना जो या तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है उसको, डीओ को, या फिर जो बीओ है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, या फिर बीडीओ को या फिर डीएम को आप जाके कंप्लेन उसका कर दिए। ठीक ना, कि देखिए सर, एक हमारे गांव के स्कूल है, वहां पे जो थोड़ी व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, टीचर भी मनमानी कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब भी उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप जैसे ये बात जाके वीडियो को या फिर जो क्या कहते हैं डीसी डीएम जो भी है उनको जाके बताए, तो तुरंत तो डीएम साहब एक्शन तो लेंगे नहीं, वो सोचेंगे जरा सा, अच्छा आप बताए। तो आप क्या की, पार्टिकुलर एक व्यक्ति गए, तो डीएम साहब को संतुष्टि नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कमेटी गठित की, या उसके पास ऑलरेडी कमेटी गठित रहती है, ठीक ना, तो वो कमेटी गठित की, उन्होंने उस कमेटी को उस विद्यालय भेजा कि जाइए आप लोग, एक आदमी के थ्रू, एक पब्लिक के थ्रू हमको जानकारी मिला है कि फलाने स्कूल में व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, जिसके कारण की स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। जब वो उस अधिकारी द्वारा गठित वो कमेटी, वो समिति जाके वहां पे प्रतिवेदन तैयार करती है, तो वो जो है क्या कहते हैं, फिर वो उसको ले जाके किसको सौंपेगी, डीएम साहब को सौंपेगी। या फिर हो सकता है कई कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की कमेटी को गठित नहीं कर सकते, तो एक बड़ी बड़ी संस्था जाके उस रिपोर्ट को तैयार करती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज, आखिर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति इसका रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति इसका प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकता है। ठीक ना। कोई संस्था भी इसमें बड़ा अपना योगदान देती है, जिसमें कि विश्व लेवल पे अलग संस्था है, देश में भी अलग है। ठीक ना। जैसे कि आप भारत में जानते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके ऊपर कार्य करती है। बड़े बड़े से एनआईटी हो गए, आईआईटी हो गए, इस पर रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक ना। जैसे कि एनईपी के बारे में आप सभी जानते हैं, तो एनईपी ऐसे नहीं आया। ठीक ना, ये भी एक तरह का प्रतिवेदन ही है एजुकेशन में। तो इसमें क्या किया कि बहुत से कमिटी, बहुत से संस्था के द्वारा अपना रिपोर्ट तैयार किया गया कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके महत्व क्या है, स्टूडेंट इससे कैसे अपने आप को बेहतर कर पाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है।
तो हम क्या बताएं कि प्रतिवेदन के लिए नियुक्त व्यक्ति, समिति या संस्था, यानी जो प्रतिवेदन तैयार करेगी कोई ना कोई संस्था होगी, कोई ना कोई व्यक्ति होगी, या फिर कोई ना कोई समिति होगी, यानी उसमें एक चाहिए ही चाहिए। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है रिपोर्ट तैयार करने वाला, यानी प्रतिवेदन तैयार करने वाला। अगला आता है निश्चित समय सीमा। जैसे आपको बताएं कि ये रक्षा मंत्री फोन किए होंगे या रक्षा मंत्रालय के जो भी मेंबर होंगे वो फोन किए होंगे डीएम साहब को कि डीएम साहब आप हमको वो जो भगदड़ मचा था महाकुंभ में 24 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट हमको, उसका प्रतिवेदन आपको हमको प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित समय सीमा तो ही हो गया ना। या फिर वो आपको जो बताए डीएम साहब स्कूल वाला, तो उसमें डीएम साहब भी क्या किए होंगे, एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए होंगे, 2 दिन के अंतर्गत अपने कमेटी को बोले कि हमको 2 दिन के अंतर्गत इसका रिपोर्ट चाहिए। ठीक ना, वो कमेटी गई होगी और 2 दिन के अंतर्गत में वहां से रिपोर्ट तैयार करके, यानी प्रतिवेदन तैयार करके डीएम साहब को सौंपे होंगे, फिर वो डीएम साहब अपर अधिकारी को दिए होंगे। ठीक है, अगला आता है प्रमाणिक जानकारी और पूर्ण जांच पड़ताल। देखिए, आप सभी अक्सर गौर किए होंगे कि जब किसी घटना स्थल पर, ठीक ना, घटना स्थल पर जब अधिकारी आते हैं या उसकी टीम आती है या कोई संस्था आती है, ठीक ना, तो आने के बाद वहां के पब्लिक से पूछताछ किया जाता है कि क्या एक घटना घटित होने में किनका योगदान था। ठीक ना, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की घटना को अपने आंखों से देखा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवाह बोल सकते हैं, सबूत बोल सकते हैं, तो उस सबूत या फिर बोल जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं भी जब कोई घटना घटित होती है तो सट से उसका लोग वीडियो क्लिप बना लेते हैं। यदि आप अक्सर वीडियो वगैरह में देखते होंगे कि कहीं यदि आदमी बाढ़ में मतलब बाढ़ आए तो मीडिया वाला जाके ऐसे माइक लगा के पूछता है कि आपको कैसे फील हो रहा है इतना पानी में। ठीक ना, उसको बताने का कोशिश नहीं करता है। कुछ दिन पहले यदि आप सभी न्यूज में वगैरह देखते होंगे तो एक पश्चिमी घाट का एरिया है, पर्यटक स्थल है लोनावाला। क्या नाम है, लोनावाला। तो कुछ यूपी के फैमिली शादी अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र वगैरह जो पश्चिमी घाट का एरिया वहां पड़ता है, तो वहां गए हुए थे। ठीक ना, तो लोनावाला जो एरिया है वो पूरा एकदम पश्चिमी घाट का वो पहाड़ी एरिया है। बारिश तो वहां बहुत ही भयानक होती है। ठीक ना, क्योंकि वो पूरा डैम्स एरिया है, एकदम पूरा जंगल ही जंगल है। तो जब घूमने गए थे वो लोग, कोई जलप्रपात थे तो जलप्रपात को देखने गए थे, तो अचानक क्या होता है कि बहुत जोरों की बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो होता क्या है कि जैसे ये झरना था, ठीक है, ये वाटरफॉल था, और यहाँ पे एक पत्थर यानी चट्टान था, और इस चट्टान पे आदमी, जब इस चट्टान पे इधर से पानी गिरता था तो आदमी यहाँ से नहाता था और अपने वीडियो फोटो वगैरह लेते थे, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करते थे। तो सबको जागृति होता है अपने मन में कि भाई हम भी चले घूमे, उसका आनंद उठाएं। तो शायद वो फैमिली वाले देखे होंगे उसका वीडियो, तो गए घूमने के लिए देखे। वहां जब वो सब घूमने गए, ठीक ना, तो पत्थर पर बैठ के वो सब क्या किए, वीडियो वगैरह बनाए, फोटो खिंचाए। तो इसी क्रम में भयानक बारिश होती है, और जब बारिश इतनी अधिक होती है तो बताइए इस वाटरफॉल में वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा ना। इतना अधिक बढ़ जाता है कि इस चट्टान पर 6 पारिवारिक मतलब वो परिवार के लोग होते हैं, बच्चे भी उसमें हैं, लड़कियां भी है, महिलाएं भी है उसके मतलब, और उसमें 2-3 पुरुष भी रहते हैं। ठीक है ना, टोटल 6 मेंबर रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है इस वाटरफॉल से इतना अधिक पानी गिरने लगता है कि आदमी यहां से तो निकल नहीं पाता है। ठीक ना, सोचिए कितना रफ्तार से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, और बगल में ही और टूरिस्ट घूमने गए होते हैं, वो सब कोशिश करते हैं बचाने का उसको। तो वहां कोई साधन नहीं था, जंगल, तो वो सब जो जंगल की लताएं होती है उनको तोड़ तोड़ के फेंकते जा रहे थे। तो वीडियो में वो चीजें दिखाई पड़ती है स्पष्ट तरीके से कि आदमी वो सबको, हो सकता है उसमें जो तैरने वाला आदमी रहता वो भी जाता, लेकिन इतनी धारा तेज थी कि बचा भी नहीं सकता था। ठीक है, तो वहां के जो मतलब और जो आदमी घूमने गए थे वो उसका वीडियो कोई बना रहे थे, तो कोई आदमी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो जब वो सब वीडियो बनाए और उस वीडियो को जब पोस्ट किए, तो उस परिवार के आदमी ने, जो उनके परिवार के आदमी थे, मतलब जो यहाँ परिवार गए थे, तो उनके और जो मेंबर थे उन्होंने उस वीडियो को देखा। देखने के बाद पता चला कि हमारे फैमिली के मेंबर जो कि लोनावाला पर्यटक स्थल घूमने गए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और नीचे एक बहुत बड़ा डैम होता है, वहां पे जाके सब फंस जाते हैं, उस डैम में चले जाते हैं। जब इस रिपोर्ट
जब इसका प्रतिवेदन किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वहां तो प्रशासन था नहीं उस टाइम में, कोई व्यक्ति वगैरह उसमें, व्यक्ति वगैरह उधर मतलब घूम रहे थे, कोई वो पर्यटक थे, तो वे पर्यटक जाके जो बगल में ही जो थाने थे, नजदीकी थाने, वहां जाके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, यानी अपना एक व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रस्तुत किए। फिर वहां के जो थाना वाले थे वो अपना एक कमेटी भेजती है और इस घटना का छानबीन करती है, जांच करता है, और अंततः एक बड़ी रिपोर्ट तैयार होती है और आदमी को पता चलता है कि लोनावाला में ऐसे घटना हुआ था। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि प्रमाणिक जानकारी और पूर्ण जांच पड़ताल। आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रमाणिक जानकारी चाहिए और उसका एक जांच पड़ताल अवश्य चाहिए, कि बिना जांच पड़ताल के रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है अभिमत यानी सुझाव, कि ये जो घटना घटित हुआ, जिन्होंने भी इसका रिपोर्ट तैयार किया, जिन्होंने भी इसका प्रतिवेदन तैयार किया, तो प्रतिवेदन तैयार करने के बाद आखिर उसके सुझाव क्या होंगे, ठीक ना, उनके सुझाव क्या होंगे, कि जो भी टीम गई होगी उन्होंने अवलोकन किया होगा कि आखिर क्या इसका सुझाव हो सकता है, क्या लोनावाला जो एरिया है उसको पर्यटक स्थल से निकाल देना चाहिए, या फिर वहां पे ब्रिज का निर्माण किया जाए। जैसे कि यहाँ पे यदि ब्रिज का निर्माण किया जाता उसके आसपास में, तो हो सकता था कि जो पर्यटक बारिश के पानी में इधर फंस गए होंगे वो ब्रिज के सहारे उस पार जा सकता था। ये सुझाव हुआ ना। तो इसी प्रकार से सुझाव सुझाव उस कमेटी के द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी जो प्रतिवेदक होते हैं वो क्या करते हैं, सुझाव अपना उसमें उस प्रतिवेदन में प्रस्तुत करते हैं। कोई दिक्कत। अगला आता है क्रमबद्धता, यानी जब हम लोग प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता बहुत ही जरूरी है, यानी उसमें घटना में कौन कौन सी चीज हमको मिली तो उसको तो हम लोग मतलब सीरियली क्या करते हैं, नोट डाउन करते चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट में किसी आदमी से, जैसे कि आप सभी के आसपास में यदि कोई ऐसे बड़े दुर्घटना घटित हुआ होगा, या फिर जो आदमी इलीगल तरीके से कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक ना, तो वहां पे जब कमेटी आती है तो देखना जो सीआईडी वाले होते हैं ना, वो अपने वेशभूषा में नहीं आते हैं, वे सिविल ड्रेस में आते हैं, पागल का रूप धारण करके आते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी साधु का रूप धारण करके आते हैं, किसी दूसरे मतलब रूप धारण करके आते हैं, और उस घटना का जांच पहले हो सकता है गूंगा बन के आए, और आके वहां से आदमी जो है, उस आदमी जो पार्टिकुलर आदमी है उससे वहां से धीरे 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 वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते जाते हैं, और उस घटना की जानकारी धीरे धीरे उनके पास क्या होता है कि टेक्निकल डिवाइस होता है, जीपीएस वगैरह होते हैं, ठीक ना, तो उनके द्वारा क्या करता है कि अपने जो बड़े अधिकारी हैं या अपने जो बड़ी टीम है उनको भेजते जाते हैं, और अंततः यदि आप सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका रिपोर्ट उनको भेज देते हैं, और एक दिन वो सीआईडी टीम आती है अपना ड्रेस के साथ, अपने बोल सकते हैं पूरी टीम के साथ, और उस घटना का जो भी मतलब उस घटना में सम्मिलित जो भी संस्था जो भी व्यक्ति होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी उस क्रमबद्धता में क्या चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, कोई वीडियो क्लिप चाहिए, कोई फोटो चाहिए, यानी उसको एक प्रमाण चाहिए ही चाहिए। तो प्रमाण को क्रमबद्ध तरीके से सजा के हम लोग लिखते हैं। जब इतने तरीके से सारे चीजों का मेंशन किया जाता है तब जाके आपका प्रतिवेदन तैयार होता है। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे कि इंग्लिश में जो हम लोग शॉर्ट में रिपोर्ट बोलते हैं, जिसका कि यह मीनिंग लिखा हुआ है प्रतिवेदन का मीनिंग इंग्लिश में रिपोर्ट, तो ये सिंपल सा रिपोर्ट है नहीं, एक्चुअल में एक अलग ही मीनिंग है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले स्लाइड पे चर्चा करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए कि आखिर प्रतिवेदन के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, आई होप इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन की यदि बात करें हम, तो पहले भी हम चर्चा किए कि प्रतिवेदन के दो प्रकार होते हैं। प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? दो। तो पहला किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन, तैयार किया गया प्रतिवेदन, प्रतिवेदन इसको हम लोग व्यक्तिगत प्रतिवेदन भी बोल सकते हैं।
व्यक्तिगत प्रतिवेदन, और दूसरा जो आता है उसको बोल सकते हैं संस्थागत या समितिगत प्रतिवेदन। यानी बोल सकते हैं इसको कि किसी समिति या संस्था के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन। इसको हम लोग समितिगत या फिर संस्थागत प्रतिवेदन बोल सकते हैं। संस्थागत प्रतिवेदन, ठीक है, संस्थागत प्रतिवेदन। यानी किसी भी प्रतिवेदन की बात करें तो यदि कहीं पे सौंपा जाता है, प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है किसी अधिकारी के सामने, तो दो ही तरह के मतलब इसमें फैक्टर शामिल है। पहला, या तो किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा, किसी समिति के द्वारा, ठीक है। तो प्रतिवेदन के दो ही प्रकार हैं। आप इसमें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जब किसी घटना, किसी विषय, किसी योजना के बारे में किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा उसका अवलोकन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उस घटना का जांच पड़ताल किया जाता है, और उसके बाद जो सुझाव दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, और जो इस पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो ऐसे प्रतिवेदन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अगला है कि संस्थागत प्रतिवेदन या समितिगत प्रतिवेदन। जब किसी समिति के द्वारा किसी घटना, किसी विषय का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और अपना जब वो सुझाव देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग संस्थागत प्रतिवेदन, ठीक है। तो इसका आप सभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगली स्लाइड मेरा है कि प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया, कि आखिर जब हम किसी भी पार्टिकुलर विषय पर प्रतिवेदन तैयार करेंगे तो कौन कौन सी प्रक्रिया आखिर इसमें शामिल है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल है, ठीक है। तो प्रतिवेदन लिखने के दौरान हम लोग को बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे तथ्यों का नॉलेज रखना पड़ता है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे हम किसी भी चीज का प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन की प्रक्रिया, यदि हम प्रतिवेदन की प्रक्रिया की बात करें, प्रतिवेदन की प्रक्रिया, तो इसमें 5 प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है। यानी आपको 5 प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें करना पड़ेगा, जिसके बाद आप प्रतिवेदन को लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते जाइएगा कि प्रतिवेदन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। प्रतिवेदन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। नंबर वन में लिखना है कि विषय वस्तु की पूर्ण समझ। विषय वस्तु की पूर्ण समझ, यानी जब आप किसी भी, जैसे कि अब आपको बताए हम भगदड़ के बारे में, अब कोई भी समिति या कोई भी व्यक्ति जब भगदड़ के बारे में अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसको भगदड़ का नॉलेज है ही नहीं, ठीक ना, तो क्या बताइए आप लोग कि वो जो व्यक्ति है या फिर वो जो समिति है, क्या उसके बारे में अच्छे तरीके से भगदड़ के बारे में मेंशन कर पाएंगे, लिख कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति या जो भी प्रतिवेदक उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो उसको उस विषय वस्तु की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि विषय वस्तु की पूर्ण समझ। दूसरा में लिखना है कि तथ्यों को क्रमवार तरीके से एकत्रित करना। तथ्यों को क्रमवार तरीके से एकत्रित करना, यानी जब वो व्यक्ति जाके या फिर वो जो समिति है, वो जो संस्था है, वो जाके जब प्रतिवेदन तैयार करेगी तो एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करेगी, तो वहां के जो भी तथ्य हैं या फिर जो भी बोल सकते हैं जो भी प्रक्रिया हुई है, चाहे उसका वीडियो क्लिप रहे, ऑडियो क्लिप रहे, या फिर इमेजेस रहे, या फिर कोई आदमी ने यदि देखा है तो वो आदमी सब गवाह के रूप में हो, तो इतनी चीजों को उसमें देखा जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, तीसरा नंबर में संबंधित विषय के बारे में सूचना देने वाली सूची। संबंधित विषय के बारे में सूचना देने वाली सूची,
यानी जब उस संबंधित विषय के बारे में सूचना तैयार करेगा तो कौन कौन सी सूची इसमें तैयार होनी चाहिए, कौन कौन सी सूची इसमें मेंशन होनी चाहिए, तो उसका एक तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए चौथा में कि प्राप्त प्रमाणों को सूचीबद्ध करना, प्राप्त प्रमाणों को सूचीबद्ध करना, यानी क्या करेगा कि उसको एक क्रमबद्ध तरीके से एक सूची तैयार करेगा कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसने किसने देखा, कौन कौन इसमें शामिल थे, ठीक ना, क्या इसका प्रभाव पड़ा, तो ये सारे क्या हो गया, सूची हो गया। अगला लिखिए सुझाव, पांचवा क्या हो गया, सुझाव। तो ये सुझाव भी आपको बताए कि प्रतिवेदन का जो जो एक अच्छा मॉडल परिभाषा होना चाहिए, जिसमें तो सुझाव भी बताए थे कि उस कमिटी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा, उस संस्था के द्वारा अपनी सुझाव भी देना चाहिए प्रतिवेदन में कि इसका क्या सुझाव हो सकता है। जैसे कि आपको बताए हम कि वो जो वाटरफॉल था, यदि वाटरफॉल के पास यदि जो समिति उसका निरीक्षण की होगी, वो बोली होगी प्रशासन को कि सर यहाँ पे एक यदि आप ब्रिज का निर्माण कर देते तो हो सकता है कि वो पर्यटक शायद वहां पे नहीं फंसते, ठीक ना, तो वो भी क्या हो गया, एक सुझाव हो गया ना। ठीक है, तो इसी प्रकार जब सुझाव प्रस्तुत करते हैं प्रतिवेदन में, तो प्रतिवेदन थोड़ा अच्छा मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो ये पांचों क्या हो गया, प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया। अब आइए हम लोग प्रतिवेदन की विशेषताएं को पढ़ते हैं कि प्रतिवेदन की आखिर क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, प्रतिवेदन की विशेषताएं, प्रतिवेदन की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, आखिर प्रतिवेदन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो लिखिएगा आप सभी नीचे में यहां से कि प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है या हो सकती है। आप इसमें अपना भी सुझाव दे सकते हैं अपने तरफ से, क्योंकि यहाँ एक तरह का कंक्लूजन ही है। ये मानिए कि आपको एक तरह का आप कंक्लूजन ही दे रहे हैं, आप सुझाव ही दे रहे हैं, ठीक ना, विशेषता में उसको हम शामिल कर सकते हैं। प्रतिवेदन की निम्नलिखित प्रतिवेदन लिखने की निम्नलिखित विशेषताएं होती है या प्रतिवेदन लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1 2 3 करके लिखते जाइएगा। नंबर 1, प्रतिवेदन प्रतिवेदन सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, यानी यदि आपको कोई बोल दे कि वहां फलना फलना चीज होता है, तो इसको हम लोग प्रतिवेदन नहीं बोलेंगे, यानी सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर पूछताछ, प्रॉपर जांच पड़ताल, ठीक ना, सामने से जाकर देखना, ठीक ना, इतना चीज जब शामिल होती है प्रमाण के द्वारा, तब उसको लोग प्रतिवेदन बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रतिवेदन सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरा लिखिएगा, प्रतिवेदक, प्रतिवेदक किसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति या संस्था या समिति प्रतिवेदन को तैयार कर रही होती है। प्रतिवेदक को संबंधित घटना स्थल, घटना स्थल किसको बोलते हैं, जहां पे कोई घटना घटित होती है, ठीक है, संबंधित घटना स्थल की प्रत्यक्ष जांच पड़ताल करनी चाहिए और फिर उसका विवरण किसी बड़े अधिकारी को सौंपना चाहिए, आपको हम पहले भी बताए कि जब प्रतिवेदन को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है तो किसी बड़े अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिएगा तीसरा में कि प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने के लिए उसमें अनावश्यक तथ्यों का प्रयोग या अनावश्यक चीजों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यदि आप बाढ़ के बारे में प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और वहां बोल दिए डीएम साहब को कि डीएम साहब यहाँ पहले भगदड़ मच गया था जिसके कारण बाढ़ आ गया, तो ये क्या हो गया, एक अनावश्यक तथ्य हो गया ना। तो अनावश्यक तथ्यों का प्रयोग प्रतिवेदन में नहीं किया जाता है क्योंकि उसको प्रभावी वो नहीं बना पाती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, चौथा में लिखना है कि प्रतिवेदन को व्यक्तिगत लाभ के या लाभ के उद्देश्य से ऊपर उठकर प्रामाणिक और जांच में जो चीजें सामने आई है उसी का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये चीजें आपको शायद समझ में नहीं आई, अब समझाते हैं हम। देखिए,
जैसे कि ये राम है, ठीक है, ये क्या है, राम है, ये है मोहन, ये बेचारा मोहन है, ठीक है। राम है मान ली किसी किसी भी जिले का डीएम, और ये राम, ये हो गया मोहन, ठीक है। और ये एक दूसरा है, ये राम का दोस्त जिसका नाम है गंगाधर, क्या नाम है, गंगाधर। अब सुनिए, तो मोहन जो उस जिले का डीएम है, मोहन कोई ऐसा कार्य कर देता है, ठीक ना, जिससे क्या होता है कि उस जिले का जो पब्लिक है, जो नागरिक है, वो प्रभावित हो जाते हैं उससे, ठीक ना। हो सकता है कि किसी योजना के बारे में जाके रिश्वत ले ले, ठीक ना, तो बहुत तरह की समस्या आती है। तो ये जो राम होता है, ये मोहन का कट्टर दुश्मन होता है ना पदाधिकारी अक्सर जो थोड़े बोल सकते हैं कि क्रू टाइप के होते हैं, तो अक्सर जो उसके जो कलीग होते हैं ना, तो उसे बहुत चिढ़ते हैं, ठीक ना, उससे परेशान होते हैं कि शायद इसका जब प्रमोशन हो जाए तो हम लोग का राज होगा, हम लोग मौज करेंगे, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, ये पदाधिकारी डीएम साहब जो उसके कलीग होते हैं बाकी, उसको डांटते रहते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, डांटते रहते हैं। तो अचानक क्या होता है, डीएम साहब कहीं रिश्वत लेते पकड़ा जाते हैं, कोई आदमी उससे क्या करता है, वीडियो क्लिप बनाता है और किसी दूसरे मंत्री को भेज देते हैं कि सर वहां आप देखते हैं कि डीएम साहब जो आपके जिले का है ना, वो वहां पे दूसरे योजना के बारे में क्या कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। अब क्या करेंगे, रक्षा मंत्री या जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो फोन करेंगे, डीएम साहब को तो फोन करेंगे नहीं क्योंकि वो तो घिराए हुए हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं उसके संबंधित उसको फोन करेंगे कि एक जांच कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें डीएम साहब की जो अनहोनी, ये जो अपना जो क्या कहते हैं रिश्वत ली है, इसका एक हमको क्या चाहिए, प्रतिवेदन चाहिए, क्या चाहिए, यानी एक रिपोर्ट चाहिए। अब संयोगवश से इस राम को उस कमेटी का मेंबर बना लिया जाता है, ठीक है, इस राम को उस कमेटी का मेंबर बना लिया जाता है कि राम जी आप भी जांच कीजिएगा। अब तो बल्ले बल्ले, क्योंकि ये राम जो है ये मोहन का क्या है, कट्टर दुश्मन है, यानी डीएम साहब के दुश्मन है, तो हो सकता है कि राम डीएम साहब का जितना भी पोल है सब खोल दे उसमें प्रतिवेदन में, तो ऐसे नहीं किया जाता है, यानी प्रतिवेदन का सीमा है कि जो सटीक चीजें हो उसी के बारे में लिखा जाए। ये नहीं बोल सकता है राम साहब उस प्रतिवेदन की डीएम साहब उनको ऑफिस में बैठ के धमकी देते हैं, ठीक है ना, ये चीजें उसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं। या फिर ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे सारे अधिकारी को परेशान करते हैं, सारे जो कलीग हैं हमारे उनको परेशान करते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं बोल सकते, जो कि प्रतिवेदन फिर अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस लाइन को आप सभी समझ गए होंगे। अगला लिखिएगा, प्रतिवेदन में शायद हम लोग चौथा पॉइंट लिखे थे, पांचवा पॉइंट लिखना है, पांचवा पॉइंट लिखना है कि प्रतिवेदन में विषय विषय घटना योजना इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, यानी घटना जो है या फिर जो भी योजना है, जब आप सभी जानते होंगे कि विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है और अक्सर वो इस योजना में क्या होता है कि घुसखोरी होता है, शायद पब्लिक तक या फिर धरातल पर उस योजना का जितना जितना उसका क्या कहते हैं सेवा पहुंचना चाहिए शायद उतना नहीं पहुंच पाती है, उसमें बिचौलिए का फिर जो अलग अलग अधिकारी होते हैं उसका क्या होता है प्रवेश हो जाता है, वो रिश्वत वगैरह ले लेते हैं जिसके कारण की नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक ना। तो इस सबका उसमें अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए कि आखिर घटना का विषय क्या है। अगला लिखिएगा छठा में कि प्रतिवेदन की भाषा सरल स्पष्ट एवं सहज होनी चाहिए, सरल स्पष्ट एवं सहज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कुछ अलग लैंग्वेज लिख दिए और पता भी नहीं चले, ठीक है ना, ऐसी नहीं, प्रतिवेदन की भाषा जो एकदम सरल आसान और सहज होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी उसका जब उसको प्रकाशित किया जाएगा या जब किसी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो अच्छी तरीके से उसको पढ़ सके समझ सके, ठीक है। अगला लिखिएगा सातवां में कि प्रतिवेदन को व्याकरण अशुद्धियों या त्रुटियों से बचाकर रखना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की जो व्याकरणिक की वर्तनी होती है उसका उसमें
बोल सकते हैं कि गलत वर्तनी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, 8वां लिखिएगा आखिरी कि प्रतिवेदन में प्रतिवेदक का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, यानी ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक ना, यदि हस्ताक्षर ही नहीं हुआ तो क्या पता जहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको क्या पता कि इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया था। अब जैसे कोई संस्था जाएगी तो उस संस्था का जो मेंबर होंगे तो उनका हस्ताक्षर तो होना चाहिए, उस संस्था का तो मोहर उस पे होना चाहिए कि हाँ भाई फलाने संस्था के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, इसका प्रतिवेदन तैयार किया गया है, या फिर फलाने व्यक्ति के द्वारा इसका प्रतिवेदन तैयार किया गया है, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर नीचे में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप प्रतिवेदन की विशेषताओं के बारे में आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और प्रतिवेदन के बारे में भी आप सभी को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर प्रतिवेदन कहते किसको हैं, इसमें इसके क्या तत्व हैं, प्रतिवेदन के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रतिवेदन की लिखने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और आखिरी में प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस विषय की तैयारी करना अच्छे तरीके से चाहते हैं तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए और तैयारी में 4 चांद लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद सर।